मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली रेस बस अभी अभी खत्म हुई है। जो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है वो ट्रैक पर खड़ा है। हाँ, और अपनी जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी में है। बिल्कुल। लेकिन तभी अचानक अंपायर आता है और कहता है कि भाई मेडल देने से पहले तुम्हें कागज पर लिखकर लाना होगा कि तुम वाकई सबसे तेज दौड़ सकते हो। और हाँ, बाकी के धावकों को भी उस कागज पर दस्तखत करने होंगे। ये तो सुनने में ही बिल्कुल बेतुकी स्थिति लगते है। है ना? क्योंकि रेस का फैसला तो मैदान में होता है, किसी लॉकर रूम में कागज के टुकड़ों पर तो नहीं होता। लेकिन आप देखिए, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद ठीक ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आज की इस खास चर्चा में हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और संजय हेगड़े का लिखा हुआ एक बहुत ही तीखा विश्लेषणात्मक लेख है। और ये लेख बहुत सी पर्दे खोलता है। सही कहा। हमारा मकसद आज इसी लेख के जरिए ये समझना है कि जब राजभवन स्थापित कानूनी नियमों और नज़ीरों को दरकिनार करता है तो हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कितनी गहरी और खतरनाक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। और ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य में सरकार बनने या न बनने का सवाल नहीं है। राजीव धवन और संजय हेगड़े का ये विश्लेषण सीधे तौर पर भारत में राज्यपाल की भूमिका, उनके विशेषाधिकार और उस लक्ष्मण रेखा को लेकर है जो संविधान ने खींची है। जी। जब वो लक्ष्मण रेखा पार होती है तो उसका असर सीधे तौर पर मतदाता के जनादेश पर पड़ता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि बहुत स्पष्ट है। 2026 के तमिलनाडु चुनाव हो चुके हैं। सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़घम यानी टीवी के 100 से ज्यादा मतलब 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। हाँ, तो नियम और अब तक की परंपराओं के हिसाब से सब कुछ बहुत सीधा होना चाहिए था। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए था। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी प्रक्रिया को एक इतने बड़े संवैधानिक संकट में बदल दिया? देखिए, इस संकट की शुरुआत सीधे राजभवन से होती है। चुनाव नतीजों की स्पष्टता के ठीक बाद तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्थापित संवैधानिक नियमों से पूरी तरह हटकर एक नई ही मांग रख दी। नई मांग मतलब क्या मांगा उन्होंने? राज्यपाल ने टीवीके के नेता को सीधे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के बजाय शपथ ग्रहण से पहले ही 118 विधायकों के समर्थन वाले हस्ताक्षरित पत्रों की मांग कर डाली। मतलब साइन लेटर्स की? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से ये शर्त रख दी कि भाई राजभवन में कदम रखने से पहले कागज पर 118 विधायकों के दस्तखत लाकर दिखाइए, तभी सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। उनके एक बंद कमरे में कागजों के जरिए देना था। ये तो वही बात हो गई कि रेस मैदान में नहीं, लॉकर रूम में जीती जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने। और धवन और हेगड़े अपने लेख में इस कदम की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने राज्यपाल की इस मांग को सीधे तौर पर एक पक्षपाती आविष्कार यानी पार्टिसन इन्वेंशन का नाम दिया है। पार्टिसन इन्वेंशन। उनका तर्क बहुत सीधा है। संविधान के तहत राज्यपाल का काम कोई रिटर्निंग ऑफिसर या गणित का ट्यूटर होना नहीं है जो बैठकर बस दस्तखत गिने और उनका मिलान करे। सही बात है। राजभवन कोई अकाउंटिंग फर्म तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की एकमात्र जिम्मेदारी बस ये पहचानना है कि वर्तमान स्थिति में सदन में बहुमत साबित करने की सबसे अधिक संभावना किस दल की है। यहाँ संभावना शब्द मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। यानी उन्हें पूर्ण निश्चितता या कहें कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी या गणित के किसी सटीक फॉर्मूले की तलाश नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि पलड़ा किस तरफ भारी है। सटीक बात है। जब कोई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है तो ये गणितीय और राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके पास सबसे ज्यादा जनसमर्थन है। जाहिर सी बात है। ऐसे में पहला मौका बिना किसी शर्त के उसे ही मिलना चाहिए ताकि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले और फिर विधानसभा में जाकर, जहां पूरी जनता देख रही हो, अपना बहुमत साबित करें। राजभवन में दस्तखत किए हुए कागज जमा करवाना कभी भी हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का मूल हिस्सा नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि कागजों पर दस्तखत तो किसी भी दबाव में करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। मैदान वाली बात तो ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान की किताब तो किसी एक दिन में नहीं लिखी गई है ना। पिछले 75 सालों में ऐसे हालात कई बार आए होंगे जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होगा। हाँ, बहुत बार आए हैं। तो क्या हमारे इतिहास में ऐसा कोई नियम या गाइडलाइन ही नहीं बनी जो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर सके? क्या राज्यपाल का ये कदम ऐतिहासिक रूप से कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है? अगर हम इतिहास और कानूनी नज़ीरों के पन्ने पलटें तो राज्यपाल का ये कदम पूरी तरह से उन नज़ीरों के खिलाफ जाता है। आप देखिए,
दशकों के कानूनी मार्गदर्शन में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। हमारे पास 3 बेहद ऐतिहासिक आयोगों की रिपोर्ट हैं। अच्छा, 3 आयोग। हाँ, 1988 का सरकारी आयोग, 2002 का वेंकटाचलैया आयोग और 2010 का पुंछी आयोग। इन तीनों आयोगों का गठन इसलिए किया गया था ताकि केंद्र राज्य संबंधों और विशेष रूप से राज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया जा सके। लेकिन रुकिए, अगर 1988 से लेके 2010 तक 3-3 बड़े आयोग बन चुके हैं, तो क्या उन सबने हालात के हिसाब से अलग-अलग बातें कही थी, या इस विशिष्ट स्थिति के लिए कोई एक कॉमन फॉर्मूला निकाला गया था? दिलचस्प बात यही है कि ये तीनों आयोग एक ही ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब त्रिशंकु विधानसभा हो, मतलब हंग असेंबली हो, तो राजभवनों को नीलामी घर बनने से रोकने के लिए एक सख्त ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, यानी वरीयता का क्रम। हाँ, और इस क्रम में सबसे ऊपर आती है चुनाव से पहले गठबंधन करने वाली सबसे बड़ी यूनिट, और अगर वो नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सरकारी आयोग ने स्पष्ट लिखा था कि अगर सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है तो सरकार बनाने का पहला निमंत्रण उसे ही मिलना चाहिए, बिना किसी कागजी शर्त के। बिल्कुल, वहां कागज पर दस्तखत लाने जैसी कोई प्री कंडीशन नहीं थी। और ये सिर्फ कागजी सिद्धांत नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास में ऐसे कई प्रमुख उदाहरण हैं जहां अल्पमत सरकारों को इसी आधार पर पहले शपथ दिलाई गई थी। जी बिल्कुल। की सरकार को देखें, या फिर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को, ये दोनों ही शुरुआत में अल्पमत सरकारें थीं, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने स्थापित परंपरा का सम्मान करते हुए उन्हें पहले शपथ दिलाई। सही कहा आपने। किसी ने उनसे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सांसदों की परेड कराने या दस्तखत किए हुए कागज लाने को नहीं कहा। उन्हें शपथ दिलाई गई और फिर कहा गया कि आप सदन के पटल पर जाकर अपना बहुमत साबित करें। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। और कानूनी भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को फ्लोर टेस्ट डॉक्ट्रिन कहा जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो यह है कि इसे समझने के लिए हमें 1994 के ऐतिहासिक एसआर बोम्मई मामले को देखना होगा, और उसके बाद जो 2006 का रामेश्वर प्रसाद मामला था उसे भी। हाँ बिल्कुल। बोम्मई केस में 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत तय किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला करने की एकमात्र वैध जगह विधानसभा का पटल है, यानी फ्लोर ऑफ द असेंबली। वो जगह जहां विधायक खड़े होकर स्पीकर के सामने और कैमरे की नजरों के सामने अपना वोट देते हैं। जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट का तर्क यह था कि राजभवन के बंद कमरों में जो दस्तखत दिखाए जाते हैं वो जाली हो सकते हैं या विधायकों से डरा धमका कर लिए जा सकते हैं। राजभवन के भीतर पारदर्शिता नहीं होती। ये तो है। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होता है तो विधायक सदन में मौजूद होता है, वो खुलेआम अपना समर्थन जताता है। इसलिए बहुमत का परीक्षण हमेशा सदन में होना चाहिए, शपथ ग्रहण से पहले राजभवन में नहीं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 1988 से लेकर 2010 तक 3-3 बड़े आयोग बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट मुंबई केस में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिख चुका है, तो फिर गवर्नर ऐसा कर कैसे रहे हैं? यही तो सोचने वाली बात है। अगर नियम इतने स्पष्ट हैं, तो क्या संविधान में कोई इतना बड़ा लूप होल है जिसका फायदा उठाया जा रहा है, या फिर ये पूरी तरह से अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल है? ये सवाल हमें सीधे राजीव धवन और संजय हेगड़े के लेख के सबसे तीखे और आलोचनात्मक हिस्से की तरफ ले जाता है। आप देखिए, लूप होल नियमों में नहीं है, लूप होल विशेषाधिकार यानी डिस्क्रिशन की व्याख्या में है। डिस्क्रिशन? हाँ, संविधान ने राज्यपालों को कुछ असामान्य परिस्थितियों में अपने विवेक का इस्तेमाल करने की छूट दी है ताकि वे हालात के हिसाब से सही फैसला ले सकें। लेकिन लेखकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल अब सिद्धांतों के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता हुआ दिख रहा है कि किस राजनीतिक दल को फायदा हो रहा है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे क्रिकेट के मैदान में अंपायर ये देखकर बाउंड्री लाइन छोटी या बड़ी कर दे कि बैटिंग कौन सी टीम कर रही है। नियम सबके लिए समान नहीं है। यही लेखकों की मुख्य चिंता है। लेख में इस दोहरे मापदंड को बहुत ही ठोस तुलनात्मक उदाहरणों के साथ समझाया गया है, और यहाँ हम श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्रोत सामग्री में दिए गए कानूनी तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों और कानूनी तर्कों का निष्पक्ष विश्लेषण करना है। तो लेख के अनुसार, उदाहरण के लिए,
2017 में गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव और फिर 2018 में कर्नाटक के चुनाव। इन राज्यों में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी और ना ही शुरुआत में उनके पास स्पष्ट पूर्ण बहुमत का आंकड़ा था जी। इसके बावजूद राज्यपालों ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, ये तर्क देते हुए कि वे एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु 2026 में आकर यह तर्क पूरी तरह से कैसे पलट गया? यही वो विसंगति है जिस पर लेख ध्यान खींचता है। तमिलनाडु में, जहां भाजपा दौड़ में नहीं है, राज्यपाल ने अचानक अपने विशेषाधिकार की परिभाषा को ही बदल दिया। मतलब एकदम उल्टा कर दिया। हाँ, जहां पहले सबसे बड़ी पार्टी न होने पर भी निमंत्रण मिल जाता था, वहीं अब सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद निमंत्रण देने से पहले ही पूर्ण बहुमत के पक्के सबूत की मांग कर डाली गई। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो राजीव धवन और संजय हेगड़े का यह विश्लेषण यह दिखाता है कि नियमों का यह चुनिंदा इस्तेमाल ही इस पूरे संवैधानिक संकट की असली जड़ है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? कागजी नियम, आयोगों की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बाहर निकलकर अगर हम इसे जमीन पर देखें तो विशेषाधिकार के इस चुनिंदा इस्तेमाल का व्यवहारिक असर क्या होता है? एक आम नागरिक को ये लग सकता है कि भाई दस्तखत ही तो मांगे हैं, इसमें इतना बड़ा खतरा क्या है? इसका व्यवहारिक प्रभाव बहुत गहरा और खतरनाक होता है। लेखकों ने मुख्य रूप से दो बड़े खतरों की पहचान की है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भीतर से तोड़ देते हैं। पहला और सबसे तात्कालिक खतरा है खरीद फरोख्त, यानी हॉर्स ट्रेडिंग को एक खुला बढ़ावा मिलना। वो कैसे? देखिए, तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल ने विश्वास मत के लिए 13 मई तक का समय दिया, जो कि लगभग 72 घंटे का एक बहुत ही छोटा विंडो था। बाप रे, 72 आवर्स किसी भी पार्टी के लिए जिसके पास पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें कम हो, असली विधायकों से संपर्क करना और समर्थन जुटाना, ये तो बहुत ही कम समय है। और यही वो मैकेनिज्म है जो पूरे सिस्टम को पटरी से उतार देता है। लेखकों के अनुसार इस छोटी सी और दबाव भरी समय सीमा ने असंतुष्ट विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का खुला निमंत्रण दे दिया। अच्छा, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। हाँ, जब आपके पास बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे होते हैं, और वो भी तब जब आपको सरकार बनाने का आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला है, तो एक तरह का राजनीतिक बाजार खुल जाता है। विधायकों को रातों रात चार्टर्ड उड़ानों में भरकर किसी दूर के रिजॉर्ट में ले जाया जाता है। ये तो वैसा ही है जैसे आपने कई लोगों को एक ऐसे प्रेशर कुकर में डाल दिया हो जिसका सेफ्टी वॉल्व खराब है। दबाव इतना बढ़ जाएगा कि किसी न किसी का नियम तोड़ना तय है। हाँ। पैनिक में तो भगदड़ी मचेगी ना। बिल्कुल, उनके फोन छीन लिए जाते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमारे पास दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी तो है। जो कानून विधायकों को इस तरह से बिकने या पार्टी बदलने से रोकने के लिए ही बनाया गया था, वो इस स्थिति में काम क्यों नहीं करता? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब दल बदल कानून के काम करने के तरीके में छुपा है। एंटी डिफेक्शन कानून तब काम करता है जब राजनीतिक पार्टी का व्हिप विधायकों तक पहुंचे। व्हिप मतलब वो आधिकारिक आदेश कि विधायक को सदन में किस पक्ष में वोट डालना है। जी हाँ, लेकिन जरा सोचिए, जब विधायक किसी अज्ञात रिजॉर्ट में कैद हैं, उनके फोन बंद हैं और पार्टी नेतृत्व का उनसे कोई संपर्क नहीं है, तो व्हिप किसे देंगे और कैसे देंगे? ओहो, जब व्हिप ही सर्व नहीं हो पाता तो दल बदल कानून का बुनियादी मैकेनिज्म ही फेल हो जाता है। मतलब कानून की किताब में सब कुछ है लेकिन जमीन पर उसे लागू करने की फिजिकल पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी जाती है। एकदम सही। और इसके साथ ही एक दूसरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी काम करता है। जब राज्यपाल पूरी प्रक्रिया को सिर्फ 72 घंटों में समेटने की कोशिश करते हैं, तो नवनिर्वाचित विधायकों के सिर पर विधानसभा भंग होने का खतरा मंडराने लगता है। जाहिर है, एक विधायक जो अभी अभी इतनी मेहनत से चुनाव जीत कर आया है, वो नहीं चाहेगा कि कल फिर से चुनाव हो। बिल्कुल नहीं चाहेगा। इस अफरा तफरी घर के माहौल में दल बदल विरोधी कानून को सही तरीके से लागू करना या उस पर निगरानी रखना लगभग असंभव हो जाता है। राजभवन का एक मनमाना फैसला उस पूरे कानूनी ढांचे को पंगु बना देता है जो लोकतंत्र को साफ सुथरा रखने के लिए बनाया गया था। तो एक तरफ राज्यपाल का चुनिंदा विशेषाधिकार है, दूसरी तरफ 72 घंटे का पैनिक है और तीसरी तरफ फेल होता हुआ दल बदल कानून है। इतने सारे खतरों और संवैधानिक उलझनों को देखने के बाद एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि इस भंवर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता तो निकालना ही होगा।
क्या राजीव धवन और संजय हेगड़े ने इस समस्या का कोई स्थायी समाधान भी सुझाया है? जी, लेख का निष्कर्ष एक बहुत ही स्पष्ट मांग करता है। लेखकों का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आधे अधूरे उपायों से आगे बढ़ना होगा। सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? कोर्ट को औपचारिक रूप से यह तय करना चाहिए कि किसी भी राज्यपाल के पास शपथ ग्रहण से पहले राजभवन के अंदर पूर्ण बहुमत का सबूत या हस्ताक्षरित पत्र मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। हाँ, राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करके उसे शपथ दिलानी ही होगी, और उसके बाद जो भी फैसला होगा, बहुमत का जो भी परीक्षण होगा, वो सीधे विधानसभा के भीतर होगा, जहां कैमरे चालू हों और जनता देख सके। ये समाधान तार्किक भी है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हम अक्सर उस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसके कारण ये पूरी व्यवस्था मौजूद है, और वो है भारत का मतदाता। बिल्कुल सही बात है। भले ही राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वे राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो विधायक है जो सीधे जनता से चुनकर आया है। एक राज्यपाल को हर हाल में मतदाता के जनादेश का सम्मान करना ही होगा। यह जनादेश जनता का है, ना कि केंद्र सरकार का। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लोकतंत्र में जनमत से बड़ा कोई गणित नहीं होता। इस पूरी चर्चा ने वाकई में कई परतें खोली हैं। जिस लॉकर रूम और धावक की बात हमने शुरुआत में की थी, अब वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। धावक को ट्रैक पर दौड़ने का मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि जनता ने उसे मैदान में दौड़ते हुए देखने के लिए ही अपना वोट दिया है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक और गहरा विचार आ रहा है, जो शायद सीधे तौर पर इन स्रोत सामग्री में नहीं है, लेकिन इसी संकट से उपजता है। हमने देखा कि फ्लोर टेस्ट ही बहुमत साबित करने का एकमात्र संवैधानिक तरीका है, लेकिन दूसरी तरफ रिजॉर्ट पॉलिटिक्स लगातार इसका मजाक उड़ा रही है। हाँ, विधायकों को अगवा कर लिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। तो क्या भविष्य में विधायकों को इस शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव से बचाने के लिए हमें वोटिंग की किसी ऐसी नई तकनीक की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ब्लॉकचेन जैसी कोई बहुत सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली? ये एक बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प विचार है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां विधायक किसी अज्ञात रिजॉर्ट में बंद होने के बावजूद बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। अगर राजभवन और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स मिलकर एंटी डिफेक्शन कानून को पंगु बना रहे हैं, तो क्या हमारा संविधान इस तकनीकी बदलाव के लिए तैयार है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ताकि कोई धावक रेस शुरू होने से पहले डराया ना जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज के तमिलनाडु की नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में हमारे पूरे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।